हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका हमारे फोर्थ लेक्चर में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में समझा कि जो हमारा एक पूरा कंप्लीट टॉपिक था दैट वाज हु वर ओरिजिनल एंड अर्लीस्ट इमिग्रेंट्स टू एचपी। तो यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर हम पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहले हिमाचल में आने वाले जो लोग थे दे वर कोल। अब इन्हें कोल भी कहते हैं, कोलेरियन पीपल भी कहते हैं और मुंडा स्पीकिंग कोलेरियन पीपल भी कहते हैं। तो जो लैंग्वेज थी वो मुंडा भाषा बोलते थे, ठीक है। अब उसकी भी आगे फैमिलीज, सब फैमिलीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। बस आपने इतना याद रखना है कि मुंडा भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो कोल थे और सबसे पहले वो हिमाचल में एंटर करते हैं, ठीक है। प्लेन से वो हिमाचल में एंटर करते हैं। क्यों एंटर करते हैं वो कहानी आपको क्लियर है कि इंडस वैली के पीपल का स्प्रेड हुआ, रिसोर्सेज लिमिटेड हुए और फिर वो लोग जो हैं वो शिवालिक हिल्स की तरफ जाते हैं। तो ये हो गए थे कोल्स। इनके बारे में डिटेल आपको पता है, दाशा, दस्यूज, निषाद, इनको ऋग्वेदिक पीरियड में बोला गया, ठीक है। उसके बाद यक्षास, नागास, किन्नर्स, उन्हें लेटर वैदिक पीरियड में बोला गया। और प्रेजेंट टाइम में देखें तो वेस्टर्न हिमालय के जो रीजन है वहां पे कोली, हाली, डूम, चनाल, ये जो क्लैंस हैं इनको हम बोल सकते हैं कि वो कोल पीपल्स के रेमनेंट हैं और कोल पीपल के रेमनेंट हैं। और उसके अलावा जो अगर हम अपर एचपी की बात करें या ईस्टर्न एचपी की बात करें जिसमें लाहौल स्पीति और किन्नौर आता है, वहां पे चमांग और दमांग वो ऐसी क्लैंस हैं, वो ये माना जाता है कि वो इनके रेमनेंट्स हैं। दूसरे एंटर करने वाले कौन है वो मैंने आपको बता दिया था, भोट या फिर जिनको किरात भी कहते हैं। ऑल्दो दिस फैक्ट इज डिस्प्यूटेड, लेकिन आपको एज इट इज पेपर के लिए याद रखना है क्योंकि मोस्टली जो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं वहां पे भोट और किरात को ही सेकंड इमिग्रेंट्स हिमाचल में मेंशन किया गया है। और वो कहां से आए थे वो कंप्लीट डिटेल आप लेक्चर 3 में देख लेंगे, कैसे आए, कहां से आए। और इनको दस्यु भी बोला जाता है। अब ओवरऑल जो है ना, दस्यु आप सबको बोल सकते हैं क्योंकि दस्यु आर्यंस ने टर्म दी थी कि जो यहाँ पे डार्क स्किन्ड पीपल हैं वो दस्यु है। इसीलिए कंफ्यूजन में कई बुक्स में यहां पे कोल्स को दस्यु बोला गया है, शांबर राजा बोला गया है, कई में भोट और किरत का जो राजा है उसे शांबर बोला गया है। तो वो पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, पूरा डिस्प्यूट क्या है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन माय लास्ट लेक्चर। तो यू कैन प्लीज वॉच इट फॉर द क्लैरिटी। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हिमाचल में तीसरे जो इनहेबिटेंट्स थे वो कौन थे। इनहेबिटेंट्स इन अ वर्ड मतलब जो तीसरे नंबर पे इमिग्रेंट्स आए वो कौन थे। अब ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन है वो हमें आज भी पता नहीं, ठीक है। अब वो मैंने आपको प्रोटो हिस्ट्री में क्लियर किया था कि कुछ लोग जरूर रहते थे, उनके स्टोन टूल्स यहाँ पे मिले हैं, जो भी हमने पैबल्स, स्क्रैपर्स जो वहां पे समझे थे, लेकिन उससे ये नहीं पता लगाया जा सकता है कि वो लोग कौन थे, उनकी रेस कौन थी। जैसे ये जो लोग हैं इनकी रेस मैंने आपको क्लियर की है। इनकी रेस क्या है, दैट इज प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। और अगर इनकी रेस की बात करें दे वर मंगोलॉइड्स। उसी तरह तीसरे नंबर पे जो आएंगे वो होंगे आर्यंस। ये जो यहां लिखा है ना, ये आपका सीधा प्री का क्वेश्चन है। हिमाचल में पहले आने वाले लोग कौन है, दूसरे कौन है और तीसरे कौन है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं आर्यंस की। ये आर्यंस कौन है, ये एक इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है उस फैमिली का एक पूरा ग्रुप है। और आर्यन अगर सिर्फ टॉपिक ही एक्सप्लेन करना हो तो 2 to 3 आवर्स जो है इसके लिए पूरे लगेंगे, पर वो हम सब यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ना इतना समय है और ना ही इसकी इतनी रेलेवेंस है हिमाचल के लिए। बस आप इतना समझिए कि आर्यन जो पीपल हैं उनके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो यूरोप से आए और कुछ हमारे इंडिया के जो हिस्टोरियन थे वो ये कहते थे कि वो जो ये सब सिंधवा रीजन है, जो इंडस वैली वाला रीजन है, उस रीजन में ही इनका ओरिजिन हुआ। लेकिन जो एक मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो एक मतलब वाइडली एक्सेप्टेड है, जिसे कि ज्यादा समझा गया है और जिसके बारे में ज्यादा पढ़ा गया है, वो है सेंट्रल एशियन थ्योरी। इट वाज गिवन बाय मैक्स मुलर। अब ये मैक्स मुलर कौन है, थोड़ा इसको समझते हैं। ये मैक्स मुलर एक इंग्लिश हिस्टोरियन है, मतलब ब्रिटिश हिस्टोरियन है, और उसने थ्योरी दी सेंट्रल एशियन थ्योरी ऑफ आर्यंस, कि ये आर्यन जो हैं ये सेंट्रल एशिया में रहते होंगे। फ्रेंड्स, ये सेंट्रल एशिया कौन है, कहां पे आता है, ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। ये एक रफ स्केच इंडिया का। अब इंडिया से हम यहां जाएंगे तो प्रेजेंटली पाकिस्तान, उसके बाद जाएंगे तो अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से भी आगे जाएंगे तो यहां पे ईरान, ईरान से आगे देन इराक, देन सीरिया, और इस तरह से पूरा लिवेंट एरिया हम इसको बोलते हैं। तो इसके बाद ऊपर की बेल्ट है, यहां पे कैस्पियन सी है, और कैस्पियन सी के आसपास जो नेशन है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने भी ये कैस्पियन सी के सराउंडिंग में नेशन है, इस पूरे एरिया को, और इसके ऊपर आपको पता है मैप है, यहाँ रशिया शुरू हो जाता है। तो ये एशिया और यूरोप, रशिया जो है वो पॉलिटिकली यूरोप में आता है और फिजिकली उसका कुछ एरिया एशिया में भी आता है। तो इस मैप के अकॉर्डिंग हम देखें तो यूरोप और एशिया के बीच का जो रीजन है उसे हम यूरेशिया कहते हैं, यूरेशिया बोल देते हैं, और इस पूरे जोन को जो है हम सेंट्रल एशिया भी बोल देते हैं। तो ये थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड है कि आर्यन जो आए वो कहां से आए, जो यूरेशियन एरिया है वहां से वो लोग आए। अब यूरेशियन एरिया की खास बात क्या है, वहां पे
तो आपको आज भी पता है कि जैसे स्टेपीज करके जो घास के मैदान है वो वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये इस तरह जब घास के मैदान होंगे तो ग्रीन पास्चर बहुत ज्यादा होंगे। जब ग्रीन पास्चर ज्यादा होंगे तो उन लोगों के पास जो डोमेस्टिकेशन है एनिमल्स का वो ज्यादा होगा। तो कंपैरेटिवली जैसे काऊ, हॉर्सेस, ये सारे जो डोमेस्टिकेशन था इन लोगों के पास ज्यादा था। और ये आर्यन लोग कौन है मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग? दे वर सेमी नोमैडिक, दे वर सेमी नोमैडिक पास्टोरल पीपल। सेमी नोमैडिक पास्टोरल पीपल। पहले तो इस नोमैडिक जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जो लोग स्थायी निवासी नहीं है। वैसे हिंदी में इन्हें खानाबदोश लोग कहा जाता है, ठीक है, लेकिन खानादोश एक अलग टर्म हो जाती है कि कोई आज यहां पे है, कल कहां पे है, परसों कहां पे है, ठीक है, उस तरह का वर्ड नहीं है। ये सेमी नोमैडिक है कि पहले एक जगह सेटल होंगे, कई साल, हो सकता है 100, 200, 500, 1000 साल वो वहां पे रहें, और जब वहां पे रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएं तो मे भी कि वो लोग जो हैं आगे किसी दूसरे रीजन में माइग्रेट करके चले जाएं, ठीक है। तो ये इंडिया में जो आए थे, ये लोग आए थे यूरेशियन में, यूरेशियन एरिया से, और ऐसा कहा मैक्स मुलर ने, जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है। अब यहां से वो कहां पे आए, जो आर्यंस हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। तो वो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये आर्यन पीपल जो हैं वो, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये सेमी नोमैडिक पास्टोरल पीपल हैं। तो पास्टोरल पीपल हैं तो इनके पास जो है ये डोमेस्टिकेशन बहुत ज्यादा होगा, एनिमल्स इनके पास बहुत ज्यादा होंगे, और जब एनिमल ज्यादा होंगे तो मतलब इन्हें रिसोर्सेज की कमी पड़ेगी। जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वहां पे रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, इन्हें नए ऐसे प्लेसेस चाहिए जो कि सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये सेंट्रल एशियन रीजन मैंने आपको बताया, ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, आर्यन स्टार्टेड देयर माइग्रेशन टू डिफरेंट एरियाज। और वो डिफरेंट एरियाज कौन है? इनकी एक ब्रांच जो है वो इस तरफ जाती है आर्यंस की। तो जो ब्रांच इस तरफ गई मतलब वो यूरोप की तरफ गई, तो कुछ लोग जो है वो यूरोप की तरफ चले गए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी आपने देखा होगा कि जो हिटलर है वहां पे वो इस तरह से वो क्लेम कर रहा है कि जो यहाँ ट्रू जर्मन जो है वो आर्यन पीपल हैं, ग्रीन आइड या फिर ब्लू आइड पीपल हैं, और बाकी को वो ज्यूज बोल रहा है, और जिनका वहां पे मैसेकर होता है। तो अभी वर्ल्ड हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, बस एक थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद इनकी जो सेकंड जो इनकी ब्रांच है, अब सेकंड और थर्ड ब्रांच आप इकट्ठी इसको समझिए। सेकंड और थर्ड ब्रांच, जो सेकंड ब्रांच है वो सीधे इंडिया की तरफ आए, लेकिन जो थर्ड ब्रांच है ये वाली, इसको आप समझिए, ये थर्ड ब्रांच जो है ये इंडिया नहीं आई, ये पहले ईरान गए। ईरान कहने का मतलब यह है कि उसे उसमें पर्शिया बोला जाता था। पर्शिया और पर्शियन एम्पायर उसके बाद वहां पे, मतलब काफी पर्शियन एम्पायर का नाम है हिस्ट्री में, और उनकी भी जो मतलब एंशिएंट टेक्स्ट वगैरह हैं उनसे हिस्ट्री समझने में काफी रेफरेंसेस लिए गए हैं, जैसे जंड अवेस्टा। तो उसको थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैंने आपको कहा एक ब्रांच गई आर्यंस की यूरोप की तरफ, दूसरी ब्रांच आई इनकी इंडिया की तरफ, और तीसरी ब्रांच जो है वो इनकी ईरान गई। ईरान मैंने अभी आपको मैप में बता दिया, इंडिया, देन पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, और उसके बाद फिर ईरान आता है। तो ये ब्रांच जो इंडिया में आई, ये कहां से होते हुए आए? जो ये ब्रांच है, अब इसके अकॉर्डिंग जो है थोड़ा ये नॉर्थ की तरफ से आए थे, मतलब ये वाला रीजन, ये चाइना का जो काश्मीर जो रीजन है, काश्मीर, और काश्मीर के बाद फिर ये कश्मीर एंटर करते हैं, और कश्मीर के बाद फिर जो है ये हिमाचल एंटर करते हैं, और फिर हिमाचल में आने के बाद ये आगे गढ़वाल गए, गढ़वाल के बाद कुमाऊं गए, और कुमाऊं के बाद फिर ये नेपाल गए। तो ये सेकंड ब्रांच ऑफ आर्यन जो है ये मैंने आपको बताया कहां से आए। फिर से मैं एक बार इसको जस्ट आपको बताता हूं कि आर्यन सेंट्रल एशियन जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल एशिया से आए थे आर्यंस, और इनकी एक ब्रांच गई यूरोप की तरफ, दूसरी ब्रांच काश्मीर होते हुए ये कश्मीर में एंटर करती है, और उसके बाद फिर ये हिमाचल में एंटर करती है, हिमाचल के बाद फर्दर गढ़वाल, गढ़वाल के बाद कुमाऊं, और कुमाऊं के बाद नेपाल। तो इस पूरे एरिया में ये फैल जाते हैं। लेकिन जो तीसरी ब्रांच है वो कहां गई? वो ईरान की तरफ गई। अब वैसे हमारे लिए सबसे जुड़ी जो है इंडियन पर्सपेक्टिव में जो हम आर्यन पढ़ते हैं वो ये वाली ब्रांच है, ये ट्रू आर्यन ब्रांच है, जिनको कि हम इंडो आर्यन बोलते हैं, इंडो आर्यन। लेकिन अभी इसकी बात नहीं करेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। जो सेकंड ब्रांच है, और ये पूरा हिमाचल के अपर रीजन में सेट हो जाएंगे सारे, मतलब जैसे जैसे वो एंटर करते रहेंगे, हिमाचल आएंगे, गढ़वाल जाएंगे। तो हम गढ़वाल, कुमाऊं और नेपाल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ हिमाचल तक कन्फाइन रहेगा। तो ये लोग हिमाचल में फिर नॉर्दर्न रीजन से एंटर करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया हिमाचल में जो ओरिजिनल और अर्लीस्ट इमिग्रेंट्स हैं वो तीन हैं। सबसे पहले कोल्स, उसके बाद भोट और किरात, और तीसरे नंबर पे हैं आर्यंस। अब इन आर्यंस में भी कौन है? आर्यंस में भी दो ब्रांचेस थी, एक प्री आर्यंस,
और एक लेटर आर्यंस। तो ये जो लेटर आर्यन है ये ट्रू आर्यन होंगे, ये अभी बाद में आएंगे, भारत पहले ही ईरान की तरफ चले गए थे। तो ये होंगे इंडो आर्यन, इंडो आर्यन। अभी नहीं पढ़ रहे इनके बारे में, पहले हम प्री आर्यन के बारे में पढ़ेंगे जो कि हिमाचल में आए। और हिमाचल की टेक्स्ट बुक्स में, और जो हिमाचल की बुक्स हैं, ये हिमाचल, उत्तराखंड, आगे नेपाल, ये जो लोग हैं प्री आर्यन, इन्हें खास पीपल बोला गया। बुक्स में स्पेलिंग जो है इट कैन वेरी, कई में खास लिखा है, कई में खासाज लिखा है, KHASHAS, कई में KHASAS खासाज लिखा गया है। लेकिन वैसे अगर इनका हिंदी नाम देखें तो इन्हें खास पीपल कहा जाता है। तो बस आपने ये याद रखना है कि थर्ड हिमाचल में आने वाले कौन थे, वो आर्यन थे, और उनको किस नाम से जाना जाता है, उन्हें खास नाम से जाना जाता है। और आर्यन भी कौन, लेटर आर्यन और प्री आर्यन में से वो प्री आर्यन थे, मतलब अर्ली ब्रांच ऑफ आर्यंस, जो कहां से हिमाचल आए, काशगीर होते हुए, काशगीर, कश्मीर, और उसके बाद फिर वो हिमाचल में एंटर करते हैं। तो ये खास पीपल आपने याद रखने हैं। अब अभी तक के लिए इतना समझो कि यहां पे जो है वो खास पीपल लोग हिमाचल में पहुंच चुके हैं। और जब खास पीपल लोग हिमाचल में पहुंचे, तो जैसे ये रफ स्केच अगर मैं आपको हिमाचल कैसे ड्रॉ करूं, और खास पीपल यहां से हिमाचल में एंटर करते हैं, तो हिमाचल में ऑलरेडी भी तो कोई लोग रहते होंगे, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होंगे, जिनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। एक हमने समझा था कि प्लेन से लोग जो है ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुए, दासा, दस्यूज, कोल पीपल वगैरह, लेकिन वो ज्यादा अपर हिल में नहीं गए थे, वो नीचे शिवालिक जो एरिया है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, फिर आपकी लेसर हिमालयाज हैं, फिर आपके ग्रेटर हिमालयाज हैं, फिर ट्रांस हिमालयाज हैं। तो अभी ये लोअर रीजन में थे जो लोग माइग्रेट करके गए थे, अपर रीचेस में नहीं गए थे। तो अपर रीचेस में कोई ना कोई जरूर वहां पे ओरिजिनल इमिग्रेंट्स, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे हिमाचल के, वो रहते होंगे, पर हमें डिटेल नहीं है कि ओरिजिनली वहां पे कौन रहता था। और ऑलरेडी एक ब्रांच यहां से एंटर कर चुकी थी, जिनको हमने क्या कहा था, भोट एंड किरात। तो जब खास लोग यहां पे आए तो यहां पे भोट भी रह रहे थे, और जो प्लेन से कोल्स आए थे वो भी कुछ थे, लेकिन वो काफी लोअर एरिया में थे, बिल्कुल अपर रीचेस में नहीं थे। और कुछ यहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन आपको पता है ये खास लोग हैं और ये आर्यन लोग थे। आर्यन लोग थे तो हमारे यहां के लोगों के मुकाबले जो है वो ज्यादा इक्विप्ड थे। इक्विप्ड कहने का मतलब क्या है कि हॉर्सेज उनके पास होते थे, हॉर्सेज होते थे, चैरियट्स होते थे, लॉन्ग कोट्स उनके पास होता था, वर्मन होता था। वर्मन मीन एक अ काइंड ऑफ आर्मर, ठीक है, कवच होता है। तो कंपैरेटिवली वो यहाँ के लोगों से ज्यादा एडवांस थे, इसलिए उन्होंने यहाँ के लोगों को इजीली सब्जुगेट कर दिया। और जब यहाँ के लोगों को सब्जुगेट किया, कुछ सालों में वो उन्हीं के साथ एसिमिलेट हो गए। एक कल्चरल एक्सचेंज वहां पे होता है, और जब उन लोगों के साथ एक्सचेंज हो गए तो यहाँ पे एक मॉडिफाइड कल्चर यहाँ पे आएगा। अब वो कुछ यहाँ का इंडिजिनस भी रहेगा उसमें इफेक्ट, और कुछ इफेक्ट जो है यहाँ पे इन इमिग्रेंट्स का भी रहेगा, जिन्हें हम खासा बोलते हैं। तो ये है थर्ड नंबर पे हिमाचल में आने वाले, जिन्हें हम आर्यन बोलते हैं, और आर्यन के साथ क्या बोल देते हैं, खास पीपल उन्हें बोल देते हैं। अब इसके अलावा ये जो खास पीपल है, इन्हें और भी नाम दिए गए हैं। वो और नाम क्या है और वो नाम क्यों दिए गए, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो मैंने आपको बताया कि तीसरी ब्रांच है जो कि पर्शिया गई, कई सालों तक वो पहले पर्शिया रहे। और जब कई, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये लगभग 2000 BC की बात है, सेकंड मिलेनियम BC की बात है। और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया कि आर्यन जो है यहां पे ये वाली जो ब्रांच है, ये लगभग 1500 BC के आसपास इन्होंने इंडिया में एंट्री की है। तो पहले ये कुछ सालों तक ईरान में रहे। जब ये ईरान में रहे तब वहां पे इंडो आर्यन या इंडो ईरानियन कल्चर वहां पे डेवलप होगा। और उसके बाद इनमें से कुछ एडवेंचरर जो लोग होंगे, उन्हें लगा कि नहीं, हमें फर्दर ईस्ट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन फर्दर ईस्ट में जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सुलेमान रेंज है, किरतार रेंज है, और यहाँ पे जो मेन पहाड़ियां हैं दे आर हिंदू कुश माउंटेन्स। तो हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस करना अपने आप में एक चैलेंज था। लेकिन यहाँ पे कुछ पासेस थे, जिनमें एक पास आपने हमेशा याद रखना है। फ्रेंड्स, पास तो आप समझ रहे हैं, दो पहाड़ों के बीच में इस तरह का जो रास्ता होता है, इस तरफ से उस तरफ जाने को, उसे हम पास कहते हैं, और हिंदी में उसे दर्रा कहते हैं। तो ऐसे पासेस थे, और उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पास है वो आपने याद रखना है, खिब्बर पास। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये खिब्बर पास कहां पे, तो उस जमाने में तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच में था, लेकिन प्रेजेंटली जो है, अब आपको पता है डिवीजन होके यहां पाकिस्तान बन गया, यहां अफगानिस्तान है। तो प्रेजेंटली जो खिब्बर पास है, इट इज बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और कहां पे है, हिंदू कुश माउंटेन्स में। ये पास बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बाद में इन्वेडर्स इंडिया में आएंगे, अब चाहे वो अलेक्जेंडर होगा या उसके बाद जितने सब्सिक्वेंट इन्वेडर्स होंगे, चाहे कुशन्स हैं, चाहे साकास हैं, चाहे पार्थियंस हैं, चाहे इंडो ससानियंस हैं, वो सब जो है खिब्बर पास से ही भारत में आए थे। तो ये मैंने आपको बताया कि तीसरी ब्रांच जो यहां पे सेट हुई थी, जो यहां पे सेटल हुए थे, उनमें से कुछ एडवेंचरर्स, उन्हें लगा कि हमें फर्दर ईस्ट में जाना चाहिए, और वो लोग फिर ये खिब्बर पास क्रॉस करके आगे इंडिया में पहुंचेंगे।
और जब ये लोग आगे इंडिया में पहुंचे, आपको पता है उसमें इंडिया में क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो रही थी बिल्कुल 1500, एग्जैक्टली डेट क्लियर नहीं है, 1750 बीसी से 1500 बीसी तक का ये हो सकता है। उस टाइम यहां पे सिंधु घाटी की सभ्यता थी, लेकिन बहुत ही डिक्लाइनिंग फेज में। अब एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि ये आर्यन लोग बाहर से आए, इनका युद्ध हुआ इंडस वैली वालों के साथ, इसलिए इंडस वैली का डिक्लाइन हुआ। लेकिन ये थ्योरी जो है इट हैज बिकम ऑब्सोलीट नाउ। अब ये थ्योरी जो है मतलब इतने काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसेंट रिसर्चेस, अभी लास्ट ईयर ही रिसर्च हुई है, उसमें आईआईटी में जो रिसर्च हुई उसमें यह बताया गया कि 900 सालों का ड्रॉट आया था यहाँ पे, 900 ईयर्स ऑफ ड्रॉट। 900 सालों का जब सूखा पड़ा, फैमिन आया, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ उसके कारण। ठीक है, तो अब ये थ्योरी रिफ्यूट हो चुकी है। फिर भी आपने याद रखना है कि आर्यन लोग आए, छोटा मोटा इनका स्ट्रगल जो है इंडस वैली पीपल जो है इनके साथ हुआ। लेकिन जब ये लोग आगे बढ़े, मैं आपको फिर से मैप थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मैप से ही आपको समझने में आसानी रहती है। जब ये लोग फर्दर आगे बढ़े आर्यंस, और यहां पे हिमाचल भी था, और हिमाचल में मैंने आपको बताया हिमाचल की फुट हिल्स में ऑलरेडी कौन लोग रह रहे थे? कोल्स रह रहे थे। अब आप कोल्स ना बोले तो एक कॉमन टर्म आप बोल सकते हैं दस्यूस। अब मैं दस्यु क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कोई भी लोग यहां पे रहते होंगे उनको उसमें दस्यु बोला गया। दस्यु क्यों? क्योंकि दस्यु का मतलब होता है डार्क स्किन्ड पीपल, और आर्यन जो है वो कंपैरेटिवली फेयर थे, वो गोरे लोग थे। हमारे यहां के लोग जो है कंपैरेटिवली डार्कर थे, इसलिए डार्क स्किन्ड पीपल को उन्होंने दस्यूज कहा, साथ में दासा भी कहा। दासा का मतलब होता है दास, दास मतलब स्लेव। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहां के जो इंडिजिनस लोग थे उनको इन्होंने डोमिनेट किया। उनमें ही एक किस्सा जो है यहां पे बहुत जरूरी है कि एक दस्यु किंग हुआ करता था, और उस दस्यु किंग का नाम था शांभर। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया है कि मोस्टली बुक में इसको दस्यु किंग, सांबर को दस्यु किंग भी बोला गया है, और कुछ बुक में जैसे जगमोहन लोखरा जैसी बुक्स में इसमें और ज्यादा कंफ्यूजन तब आती है जब सांबर को भोट और किरात बोल देते हैं। तो भोट की रात आएगा पेपर में, आप तब भी ठीक कर सकते हैं, उसे भी ठीक कर सकते हैं, और शांबर एक दस्यु किंग था ये स्टेटमेंट आएगी तब भी उसे ठीक कर देते हैं, क्योंकि दोनों के रेफरेंसेस बुक में हैं। इन केस कभी आप आंसर करते हैं तो वो आपका जो आंसर है, इन केस अगर कमीशन वाले गलत करते हैं तो वो चैलेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे शांभर राजा था, और उस शांभर राजा ने क्या किया था अपने डिफेंस के लिए? मान लो ये पूरी हिमाचल की पहाड़ियां, ये पूरी शिवालिक हिल्स में उसने 99 फोर्ट्स बनाए थे, 99 किले बनाए थे। तो जब ये आर्यंस लोग यहां पे आए तो शांभर का 40 सालों तक एक आर्यन राजा के साथ युद्ध चलेगा, और उस युद्ध को हम कहेंगे 40 इयर्स ऑफ वॉर, या सीधा 40 इयर्स वॉर। 40 सालों का युद्ध किसके बीच में होगा ये आपने याद रखना है, दिवोदस, दिवोदस वर्सेस शांभर। 40 वर्षों तक ये युद्ध चलेगा। दिवोदस कौन है? ये एक आर्यन राजा है, और शांभर कौन है? इसे दस्यु किंग भी बोला गया है, और कुछ बुक्स में इसे भोट और किरात, जो कि सेकंड लोग थे यहां पे आने वाले, ये भी बोला गया है। अब मेरी जो अपनी समझ है उसके अकॉर्डिंग मतलब वो भोट और किरात नहीं हो सकता है, वो दस्यु हो सकता है, लेकिन अब बुक्स में लिखा है तो आपने उसको मेंशन एज इट इज कर देना है। लेकिन जो हमारी नेशनल बुक्स हैं जैसे आर एस शर्मा होगी, उपिंदर सिंह होगी, वहां पे कहीं नहीं लिखा गया है कि भोट किरात और उनका राजा शांभर था, हर जगह दस्यु को ही बताया गया है। तो पेपर में जो भी आएगा आप वहां पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि वो आप बाद में चैलेंज कर सकते हैं। हिमाचल की बुक्स जो हैं उसको एज ए रेफरेंस आप उसको यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में 40 सालों तक युद्ध होगा, और इस युद्ध में कौन जीत जाएगा? दिवोदस जीत जाएगा। लेकिन यहां से कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने कि ये दिवोदस जो था, अब आर्यंस की भी बहुत सारी आगे जो है सब क्लैंस हैं, तो इनकी जो पूरी रेस है, जो उनकी पूरी फैमिली है, इट वाज भारता, मतलब भारता ट्राइब, भारत ट्राइब हुआ करती थी। और याद रखना है इसी भारत ट्राइब की वजह से जो हमारा देश है उसका नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, तो ये भारता एक आर्यन रेस थी, आर्यन ट्राइब थे, मेनली दिवोदस उनका मेन किंग था पहले। दिवोदस के बाद फिर सूदा आएगा जो 10 राजाओं को बाद में हराएगा, उसको लेटर ऑन समझेंगे। लेकिन अभी के लिए 40 ईयर वॉर से आपको क्या क्वेश्चन आएगा? दिवोदस और शांभर के बीच में युद्ध हुआ। शांभर कौन था? वो एक दस्यु किंग था, या फिर भोट और किरात भी उसे बोल सकते हैं, और उसने शिवाली की पहाड़ियों में 99 फोर्ट्स बनाए थे अपने आप को बचाने के लिए, कि इस तरह कभी कोई इन्वेजन ना हो जाए। अब ये आर्यंस ने क्यों इसे हरा दिया? 99 फोर्ट्स को बिसीज करना और उसे हराना इतना आसान नहीं है। तो आर्यन जब लड़ाई किया करते थे, और आर्यन के बारे में अगर आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 2 ड्रिंक्स उनकी फेवरेट थी। वन इज सोमा, जिसको हम सोम कहते हैं, सोम रस बाद में प्रचलित हुआ। वन इज सोम एंड वन इज सुरा, ये जिसको सुर कहते हैं। तो सोम और सुर जो थे वो 2 ड्रिंक्स हुआ करती थी। इनमें सोम जो है
और रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया करते थे। तो ये कहा जाता है कि आर्यन जो है जब सोम वो पिया करते थे, फिर वो यज्ञ किया करते थे, यजनास जिसको उस समय बोलते हैं, उस यज्ञ से फिर वो इंद्र को बुलाया करते थे जो लॉर्ड इंद्र है। तो जब लॉर्ड इंद्र वहां पे आते थे तो लॉर्ड इंद्र को वैदिक काल में क्या बोला गया है ये आपने याद रखना है। इंद्र इज कॉल्ड पुरंदर। पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है ब्रेकर ऑफ फोर्ट, किलों को तोड़ने वाला। तो जितने शांबर को हराने में, 99 फोर्ट्स को बिसीज करने में किसने दिवोदस की हेल्प की? लॉर्ड इंद्र ने मदद की। और लॉर्ड इंद्र को क्या बोला गया ऋग्वेद में? पुरंदर। पुरंदर मीन ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। साथ में जो इंद्र गॉड है उन्हें गॉड ऑफ रेन भी बोला जाता है, या रेन गॉड भी उन्हें हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दिवोदस और शांबर के बीच में युद्ध। और यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो दिवोदस है उसके एडवाइजर कौन थे, उसके सलाहकार कौन थे? इनके सलाहकार थे ऋषि भारद्वाज। और ये भारद्वाज ऋषि काफी फेमस हुए। आज भी इंडिया में जो है कई लोगों का गोत्र जो है वो भारद्वाज गोत्र है। तो ये माना जाता है कि उन्हीं से उस डिसेंट को हम ट्रेस कर सकते हैं। तो ये उनके जो एडवाइजर थे, जो सलाहकार थे, वो थे ऋषि भारद्वाज। ये पेपर में आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इनके एडवाइजर होंगे ऋषि भारद्वाज, ठीक है। और शांबर जो है इसके एक अलाई थे, इसका एक और फ्रेंड था जिसका नाम था वेरिची। वेरिची। तो दिवोदस ने इनको हराया, इनके 99 किले जीते और शांबर और वेरिची को दोनों को मार दिया गया। कहां पे? एक प्लेस है जिसका नाम है उदुबराज। अब ये प्लेस आजकल कहां है ये फाइंड आउट करना मुश्किल है, क्योंकि वेदास में उसे उदुबराज लिखा गया है। और मैं ये वेदा बार बार क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं? क्योंकि हमें पता है जो ऋग वैदिक पीरियड है वो 1500 टू 1000 बीसी तक है, और ये युद्ध भी उसी समय हो रहा है। 1500 के अराउंड ये युद्ध हो रहा है, 15 टू 1400 बीसी के आसपास। तो किसने इसका जिक्र किया है? दो ऋषि हैं, ठीक है। वन इज ऋषि वशिष्ठ एंड सेकंड इज ऋषि वामदेव। वशिष्ठ और वामदेव ऋषि ने इस 40 सालों के युद्ध का ऋग्वेदा में जिक्र किया है। और दिवोदस के सलाहकार कौन है मैंने आपको बता दिए, ऋषि भारद्वाज। शांबर के साथ कौन उसका अलाई है? वेरिची। दोनों को मार दिया गया कहां पे? उडुबराज नामक प्लेस में। अब ये प्लेस आज की डेट में कौन है ये हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो जब इन्होंने ये शांबर को हराया, इन दस्यु लोगों को हराया, तो ये माना जाता है कि ये दस्यु लोग जो है और हिल्स की तरफ चले गए। पहले मैंने आपको कहा ये लोग जो हैं जब वो यहां से माइग्रेट होके गए तो ये लोग सिर्फ शिवालिक तक थे। अब जैसे ही आर्यन लोग से हारे ये लोग फर्दर इंटीरियर में चले गए, अपर हिमालयाज में चले गए, हिमाचल हिमालयाज, उसके बाद जो है ये ग्रेटर हिमालयाज, अपर रीचेस में जाके ये लोग बसते। तो आपने बस यही याद रखना है कि हिमाचल में पहले इमिग्रेंट्स कोल्स हैं, दूसरे भोट हैं, और तीसरे कौन है? आर्यंस। आर्यन की भी दो ब्रांच है, एक खास है और एक बाद में आए इंडो आर्यंस। तो ये लोग जो बाद में आए ये वाले, ये हिमाचल नहीं गए हैं, ध्यान रखना है। ये नहीं गए हिमाचल में, बस इनका एक युद्ध हुआ शांबर के साथ, दस्यु राजा के साथ, और दस्यु राजा हारने के बाद जो है, अब दस्यु की तो इसकी शांबर की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन इसके जो सारे डिसेंडेंट हैं, जो आगे लोग होंगे, वो सब माइग्रेट करके जो है हिल्स की तरफ चले जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज आपने नहीं होना। ये जो भी प्री में फैक्ट में आपको क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने यहां पे सारे मेंशन कर दिए, ठीक है। अब जितना भी पूरी एक्सप्लेनेशन है वो हमारे जो बुकलेट है वो मैंने आपको पहले बताया था, इनकेस आप वो मंगवाते हैं तो वहां पे पूरी डिटेल में ये सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। अब इन खास के बारे में हमने समझना है। अभी के लिए हमने पूरी कहानी क्लियर कर ली कि खास लोग जो अर्ली आर्यन थे वो हिमाचल में आए और अपर रीचेस में जाके सेटल हो गए, और ये लेटर जो आर्यन थे, इंडो आर्यन, ये हिमाचल में नहीं आते। फिर ये लेटर आर्यन कहां पे गए? तो इंडिया के इस स्ट्रक्चर को आप समझो कि जब ये लोग इंडस वैली एरिया में बसे थे आके, इसको हमने क्या कहा था? सप्त सिंधवा। 7 नदियों का जो देश है इसे इन्होंने सप्त सिंधवा कहा। और ये 7 नदियां कौन है? अगर आपको जस्ट में ऐसे थोड़ा सा समझाऊं, अगर हम एक रफ स्केच इंडिया का कंसीडर करें तो यहां पे जो रिवर है दैट इज योर इंडस। इंडस रिवर में यहां से कश्मीर से रिवर आती है झेलम, और झेलम के बाद ये हिमाचल से एक रिवर आती है चिनाब, तो झेलम जाके चिनाब में मिलती है। फिर हिमाचल से रावी, ये भी चिनाब में मिलती है। फिर ये आती है हिमाचल से ब्यास, और तिब्बत से आती है सतलुज। ब्यास और सतलुज मिलती है हरिके, पंजाब में एक जगह है। उसके बाद ये प्रेजेंटली पाकिस्तान में एंटर करके सारी चिनाब में मिलती है, और चिनाब जो है फाइनली इंडस में मिलती है। तो ये इंडस, देन योर झेलम, देन चिनाब, देन रावी, और रावी के बाद ब्यास, और ब्यास के बाद सतलुज। 6 नदियां ये होगी। 7वीं नदी मानी जाती है यहाँ पे हरियाणा वाला जो एरिया है, सिरमौर के बिल्कुल फुट हिल्स, वहां से निकल के जाती थी, जिसका नाम था सरस्वती। हक्कर घाघरा जो आज की डेट की एक रिवर है, नहीं दिखती है, सिर्फ बरसात के दिनों में दिखती है। तो
उससे उसको मतलब ये बोला गया है कि सरस्वती जो है आज की डेट में हाकर घाघरा रिवर होगी। तो ये 7 नदियों का जो प्रदेश था इसको इन आर्यंस ने क्या कहा, सप्त सिंधवा कहा। बाद में इन्होंने शांबर को हराया और उसके बाद ये नॉर्थ इंडिया वाले एरिया में बस गए और नॉर्थ इंडिया वाले एरिया को क्या बोला गया, आर्यव्रत। तो पहले सप्त सिंधवा 7 नदियों का प्रदेश, फिर आर्यव्रत कि जहां पे आर्य पूरे सेटल हो गए नॉर्थ इंडिया में, ये आर्यव्रत कहलाया। उसके बाद वो फर्दर जाएंगे सेंट्रल इंडिया में, वो कहलाएगा मध्य देशा। उसके बाद साउथ जो रीजन है उसको वो बोलते थे दक्षिणापथ, कि साउथ को जो रास्ता जाएगा दैट इज दक्षिणापथ। ठीक है, और साउथ में कौन लोग रहते थे उसमें, द्रविडियंस। इंडिया के जो पहले के जो लोग थे देवर द्रविडियंस। तो इस तरह से ये रेसिस हैं, इवोल्यूशनरी स्टडीज हैं, लेकिन ये सब इतना ज्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है। एचपी के एग्जाम के लिए जो आपको क्वेश्चन बनेंगे मैंने आपको क्लियर कट कर दिए कि पहले आने वाले कोल्स हैं, देन भोट के रात हैं, और उसके बाद जो है आर्यन है। आर्यन की भी 3 ब्रांचेस थी, एक ब्रांच यूरोप में गई, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी ब्रांच जो है ये काशगिर होते हुए हिमाचल में एंटर करती है, हिमाचल के बाद गढ़वाल, कुमाऊं, देन नेपाल। और वो जो लोग हैं उन्हें हमने क्या कहा, उन्हें हमने खास पीपल कहा। और उसके बाद जो तीसरे जो लोग हैं, जो थर्ड ब्रांच थी आर्यन की, ये कहलाए इंडो आर्यन। और ये फिर हिंदू कुश माउंटेन क्रॉस करके, खिब्बर पास क्रॉस करके ये हड़प्पा वैली वाले रीजन में आएंगे, जो 7 नदियों का प्रदेश था, और उसको इन्होंने कहा सप्त सिंधवा। उसके बाद फर्दर आए, इन्होंने शांबर को हराया जो एक दस्यु राजा है। 40 सालों का युद्ध है और इसमें इसके एडवाइजर ऋषि भारद्वाज है और इसके साथ वैरिची है। इन दोनों को उडुबराज नामक प्लेस में मार दिया गया। और शांबर के जो डिसेंडेंट हैं वो फर्दर हिल्स में चले जाते हैं और इंटीरियर में चले जाते हैं। जब ये और इंटीरियर में गए तो ऊपर से ऑलरेडी कौन आ चुके थे, खास पीपल। तो सब जाके जो है वहां पे इंटरमिक्स हो जाते हैं। मतलब ज्यादा डोमिनेट कौन करता है, खास। तो सब जो लोग हैं वो खास पीपल के अंडर आ जाएंगे। तो ये जो पूरी लैंड बनेगी, हिमाचल, गढ़वाल, कुमाऊं, नेपाल, इस पूरी लैंड को हम बोलेंगे खास लैंड, यह खासा देश। तो उस संस्कृत टेक्स्ट में इसे खासा देशा बोला गया है या खास देशा बोला गया है। तो प्रेजेंटली मतलब इंग्लिश में हमें कहना हो तो खास लैंड इसे हम कह देते हैं। बिल्कुल नेपाल तक ये खास लैंड था। अभी मैं बात करूंगा खासा के बारे में, लेकिन ये जो पूरा टॉपिक है ये आपको एकदम क्लियर कट हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर ये टॉपिक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं खास पीपल की, कि ये खास पीपल कौन है। बुक्स में अलग अलग नाम से लिखा गया है, लेकिन जो मोस्ट रेलेवेंट टर्म है दैट इज खस। तो ये खस पीपल हैं और मैंने आपको बता दिया कौन लोग हैं। ये आर्यन की जो पहले आने वाली ब्रांच है, जो कश्मीर वाली साइड से, काश्मीर वाली साइड से आए और हिमाचल के अलावा वो हर जगह फैल गए। एक बिल्कुल रफ स्केच ड्रॉ करूं तो ये प्रेजेंटली हिमाचल, देन गढ़वाल, देन कुमाऊं, और उसके बाद ये रीजन जो है आजकल ये नेपाल है। पूरी अपर जो बेल्ट है यहाँ पे, इस पूरे रीजन में लोग फैल जाते हैं और इसको हमने क्या नाम दिया, खास देशा या फिर खास लैंड। अब फ्रेंड्स ये हर जगह गए थे, लेकिन हम सबकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ हिमाचल वाले एरिया की बात करेंगे। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं, आज जैसे उत्तराखंड है, नेपाल है, वहां पे भी कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जिनको खासा लोगों के डिसेंडेंट बोला गया है। जैसे हिमाचल में भी अपर कुछ रीजन है, जैसे बाहुन जो ब्राह्मण है, या उसके अलावा क्षेत्रीज लोग होते हैं। उत्तराखंड में ज्यादा है क्षेत्रीज। तो बाहुन हो गए जो ब्राह्मण है, क्षेत्रीज हैं जो क्षत्रिय क्लैन है, जो वहां के राजपूत लोग हैं। तो बाहुन और क्षेत्रीज जो हैं ये मोस्टली खास पीपल के डिसेंडेंट माने गए हैं, जो एक अर्ली ब्रांच ऑफ आर्यंस थी। और उसके बाद नेपाल की जो लैंग्वेज है, नेपाली लैंग्वेज है, उसको खास लैंग्वेज भी बोलते हैं, कि जिसके ज्यादा जो मैचिंग है वो हम इस खास लैंग्वेज से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे कल्चर वहां पे इंडिजिनस लोगों के साथ भी इंटरेक्ट हुए तो कल्चरल इवोल्यूशन होता है। तो धीरे धीरे जो है इनका अपना कल्चर इवॉल्व होता गया और एक मिक्स टाइप ऑफ कल्चर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो पूरी जो इनकी लैंग्वेज है, आज भी यहाँ पे पूरे रीजन में पहाड़ी लैंग्वेज चलती है, अपने अपने तरीके से चलती है। उत्तराखंड की पहाड़ी अलग है, हिमाचल की पहाड़ी लैंग्वेज अलग है, नेपाल की जो पहाड़ी लैंग्वेज है वो वहां पे अलग है, जिसे नेपाली लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये खास पीपल जो है ये तीसरे हैं जो हिमाचल में आए, और या फिर इनको हम आर्यन भी बोलते हैं, अर्ली ब्रांच ऑफ आर्यंस। इनके बारे में देखो खास क्या है कि जो बाद में इंडो आर्यन आएंगे, जो इस तरफ से आए, और ये तो इस तरफ से आए थे, जो इंडो आर्यन आएंगे ये इनसे ज्यादा सिविलाइज्ड थे, ज्यादा कल्चरल पीपल थे। लेकिन जैसे कि लोग ये यहां पे आ गए अपर रीचेस में, इनका जो अपना सांस्कृतिक कल्चर था वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता गया और वो लोग थोड़े से बारबेरियन बन गए, ज्यादा बारबेरिक हो गए। वो जिस तरह उनका यजना, पूजा पाठ, वो सब बंद हो गया और एकदम से यहाँ पे बारबेरियन बन जाते हैं, बारबेरिक पीपल बन जाते हैं। इसीलिए इन खास लोगों को आपने ये याद रखना है, इन्हें म्लेच्छ भी बोला गया। म्लेच्छास इंग्लिश में लिखते हैं, वैसे हिंदी में हम इसे म्लेच्छ पढ़ते हैं।
तो कभी भी आएगा आपको कि मलेच किसको बोला गया, वो खास पीपल को बोला गया, जो तीसरे थे हिमाचल में आने वाले, जिनको हम आर्यंस भी कहते हैं। आर्यन कौन से? अर्ली ब्रांच ऑफ आर्यंस। ये हो गए मलेच पीपल। इसके अलावा देखो इनका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इनका रहने का तरीका क्या है, इसको आप समझिए। सपोज करो ये हिमाचल, और यहां पे कुछ नेटिव लोग भी रह रहे हैं, कुछ खासा भी रह रहे हैं। इन खासा ने क्या किया, जो खास लोग हैं, इन्होंने सबको सबजुगेट किया, अपना आधिपत्य स्थापित किया, और विद द कोर्स ऑफ टाइम छोटे छोटे इनके ऐसे, जैसे एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होती है, उसके अंदर तहसील होती है, वैसे स्मॉल यूनिट्स में पूरा एचपी रीजन टूट जाता है। ठीक है, इन स्मॉल यूनिट्स को क्या बोला गया, इन्हें संघ बोला गया। संघ भी बोल देते हैं हम, और जनपद भी बोल देते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है ये बाद में समझाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में ही आने वाला है। तो ये संघ, छोटे छोटे ट्राइबल रिपब्लिक आप इसको बोल सकते हैं। बिल्कुल बहुत सारे ऐसे बन गए, जैसे आप ये समझो कि यार एक कोई एरिया है, आप किसी भी एरिया में रहते हैं और उस एरिया में एक शक्तिशाली राजा है, तो आसपास की टेरिटरी 2-4 गांव जो होगी वो उसके अंडर आ जाएंगे, बगल वाले वहां के किसी स्ट्रॉन्ग मैन के अंडर आ जाएंगे, एंड सो ऑन। ऐसे करके पूरा हिमाचल विद द कोर्स ऑफ टाइम इसमें स्मॉल ट्राइबल रिपब्लिक्स में डिवाइड हो जाता है। इन ट्राइबल रिपब्लिक की एक बात आपने याद रखनी है कि इनमें एक मेन पर्सन हुआ करता था जिसे किंग बोलते हैं, एंड जो किंग था ही वॉज इलेक्टेड। अब आप खुद सोचिए इस पॉलिटिकल सेटअप को आप क्या बोलेंगे? ऐसा देश जहां का राजा चुना हुआ होता है, जहां का किंग जो है वो इलेक्टेड होता है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक। जैसे भारत आज की डेट में एक रिपब्लिक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो राष्ट्रपति है वो हमारा हेड ऑफ स्टेट है और वो इलेक्टेड है, तो हम इंडिया को क्या कहते हैं? रिपब्लिक। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे अमेरिका भी रिपब्लिक है, इंडिया भी रिपब्लिक है, लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है, जिसे डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं उन्हें इनडायरेक्टली चुना जाता है, मतलब जनता वोट नहीं करती है, हम पहले लेजिस्लेटर को चुनते हैं, वो आगे फिर हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं। तरीका अलग होता है, लेकिन जहां पे हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड रिपब्लिक। तो हिमाचल छोटे छोटे रिपब्लिक में टूट जाएगा, और वो रिपब्लिक क्या करेगा? अपना एक राजा चुनेगा, और उस चुने हुए राजा को क्या बोला जाएगा? उसको बोलेंगे मावी। मावी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मैन। मावी मींस स्ट्रॉन्ग मैन। तो जो अपने रिपब्लिक में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा उसे जनता चुनेगी और उसे बोला जाएगा मावी। और उसका जो पूरा एरिया है, जिस एरिया में रूल करेगा, उस एरिया को बोला जाएगा मावना। अब ये टर्म जो है ये इंटरचेंजेबली यूज की जाती है, मतलब उस व्यक्ति को भी मावन कह देते हैं, लेकिन मोर एप्रोप्रिएट जो है हिज नेम वाज मावी, उसे मावी बोलते थे, और उसके जो पूरा एरिया होगा जहां पे रूल करेगा उसे बोलेंगे मावन। तो इस तरह पूरा जो एरिया है छोटे छोटे मावन में टूट जाएगा। लेकिन जब इनके बीच में म्यूचुअल स्ट्रगल होगा, तो मान लो कि ये वाला मावन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये थोड़ा कमजोर है, ये इसको हराएगा और कुछ टाइम बाद इसकी टेरिटरी हो जाएगी ये वाली। अब ऐसा इस तरफ भी हो रहा है, इसने बगल वाले को हराया और इसका एरिया काफी बड़ा हो गया। ऐसा मान लो यहां पे भी हो रहा है, इन मावन का साइज बड़ा होता गया। बाद में मान लो कि ये इसने इसको भी हरा दिया, इसका साइज इतना बड़ा हो गया। अब मान लो कि इसने इसको भी हरा दिया, तो ये देखो कितना बड़ा साइज हो गया एक मावन का। ऐसे करके इनकी टेरिटरी बढ़ती चलेगी, और फाइनली ऐसे 4 यहां पे बड़े बड़े जनपद बनेंगे। और वो 4 जनपद कौन है? जैसे एक रफली अगर मैं इसको एक हिमाचल की तरह समझूं, तो यहां पे जो जनपद बना, हिमाचल और पंजाब वाला जो पूरा बॉर्डर था, उस जनपद को हमने नाम दिया ओडम्बरा। ओडम्बरा जनपद। ये बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ आप नाम रख लो। मैंने आपको क्या समझाया कि छोटे छोटे मावी हुआ करते थे। मावी मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैन, उसकी जो अपनी छोटी सी यूनिट होगी, गांव होगा, उसे मावन बोला जाएगा। एक मावन दूसरे को हराएगा, बड़ा गांव बनेगा, तीसरे को हराएगा, बड़ा बनेगा। ऐसे बनते बनते लास्ट में 4 जनपद बनते हैं। एक जनपद का नाम होगा ओडम्बरा, और ओडम्बर के जो बगल में था उसको बोलेंगे त्रिगर्त। ओडम्बर देन त्रिगर्त, और ये इंटीरियर्स में जो होगा ये कुलुत। तो त्रिगर्त मतलब जो बाद में कांगड़ा रीजन पूरा बना, कुलुत मतलब जो बाद में कुल्लू बना, और ये सिरमौर वाला जो एरिया है इसे बोला गया कुनिंद। कुनिंद भी कहते हैं और इसे हम कुलिंद भी कहते हैं। तो ओडम्बर, त्रिगर्त, कुलुत और कुनिंद, इतने फाइनली 4 बड़े बड़े जनपद बनते हैं। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में, नेपाल में हुआ होगा, लेकिन अभी हम सिर्फ हिमाचल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ हिमाचल की ही डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे 4 बड़े बड़े जनपद फाइनली बने। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो एक एक करके हमने ये 4 जनपद पढ़ने हैं, और इन 4 जनपद से जो है आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा। जनपद कहने का मतलब क्या है कि जनपद भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मोनार्की और एक संघ। तो ये संघ वाला मैं जनपद आपको बोल रहा हूं। संघ मतलब जहां पे रिपब्लिक होता था। रिपब्लिक का मतलब मैंने आपको बता दिया,
वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ऐसी शासन प्रणाली जहां का जो राजा होता है वो चुना हुआ होता है, उस सिस्टम को हम रिपब्लिक कहते हैं, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। तो यहां का जो अभी सिस्टम था वो राजा इनका चुना जाता था। कौन होता था मैंने आपको बता दिया, जो उनका स्ट्रॉन्ग मैन होगा, और जो लोगों से बलि, जिसको ट्रिब्यूट या टैक्स बोलते थे, वो भी उनसे लिया करता था। तो ये फाइनली ये 4 जनपद यहां पे बनेंगे। अब फ्रेंड्स एक बार मैं आपको समअप कर देता हूं। हमने पूरा जो ये 3rd और 4th लेक्चर है इसमें ये समझा कि हिमाचल में पहले आने वाले लोग कोल हैं, दूसरे आने वाले लोग जिन्हें भोट और किरात भी बोला गया, और इनकी रेस कौन सी है, ये मुंडा स्पीकिंग कोलेरियन पीपल, रेस है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ये भोट और किरात पीपल, रेस है मंगोलॉइड। तीसरे थे आर्यन रेस, और इन आर्यन में भी हिमाचल में कौन से आए थे, खस पीपल। जो इंडो आर्यन थे वो नहीं आए थे, अर्ली ब्रांच ऑफ आर्यन जिन्हें खस पीपल बोला जाता है वो हिमाचल में आए। तो 3 लोग हमने समझ लिए। खासा के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया, लेकिन और पेपर में क्या क्वेश्चन बनेगा, जो दिवोदस के बारे में बताया। 40 सालों तक युद्ध किसके बीच में चला, दस्यु किंग शांबर, जिसे भोट या किरात किंग भी बोला जाता है, और वहां पे दूसरी तरफ आर्यन किंग जिसे दिवोदस बोला गया। और किसने दिवोदस का साथ दिया, लॉर्ड इंदिरा ने, जिसे पुरंदर कहा गया। उसके सलाहकार कौन थे उसमें, ऋषि भारद्वाज। और वहां पे शांबर के साथ कौन है, वेरिची। उडुबराज नामक प्लेस है जहां पे कि उनका वध किया गया। और बाकी जितने लोग होंगे फर्दर हिमालय की तरफ रिट्रीट करके चले जाएंगे। वहां ऑलरेडी खासा लोग आ चुके थे और उनके साथ वो एसिमिलेट हो गए। पूरा एक मिक्स कल्चर वहां पे बन जाएगा। और वो कल्चर कैसे बना, किस तरह डेवलपमेंट हुई, है मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद आर्यन जैसे यहां पे सेटल हुए, इस रीजन को सब सिंधुआ बोला गया, इसको आर्यव्रत बोला गया, फिर मध्य देश बोला गया, बाद में दक्षिणापथ बोला गया। इस तरह एरिया बढ़ते चले गए। लेकिन दिवोदस का जो लड़का था वो आपने याद रखना है, ही वॉज सूदास। दिवोदस जो कि भारत किंग था, तो सूदा भी एक भारत किंग हुआ, और इन भारत ट्राइब के नाम से ही भारत को भारतवर्ष बोला जाता है। इस सूदा के जो सलाहकार थे, जैसे दिवोदस के सलाहकार थे भारद्वाज, इसके सलाहकार थे वशिष्ठ। इन्हीं ऋषि वशिष्ठ ने और ऋषि वामदेव ने ऋग्वेदा में इस 40 साल जो युद्ध हुआ उसका जिक्र किया था, जो सूदा से पहले दिवोदस के टाइम पे हुआ था। तो वशिष्ठ इसके सलाहकार हैं, और ये किसको हराएगा, इसका भी युद्ध होगा। ही डिफीटेड 10 किंग्स, 10 राजाओं को उसने हराया। उन 10 राजाओं में 5 आर्यंस हैं और 5 जो थे देवर नॉन आर्यन। जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं, कई बार हिस्ट्री में पूछ लेते हैं। इस युद्ध को बोला जाता है 10 राजन वॉर, मतलब 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ, किसका, सूदा का, और इसके एडवाइजर कौन थे, ऋषि वशिष्ठ। यहां पे भी सूद जीत जाता है। इस तरह भारत ट्राइब जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां पे होती है। अब वो पूरी महाभारत की कहानी है, मैं बाकी आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि बाद में जो ये भारत ट्राइब थी, इन भारत ट्राइब ने जिनको हराया उनमें सबसे इंपॉर्टेंट थी पुरु ट्राइब इंपॉर्टेंट थी जिसको हराया, क्योंकि 10 लोग थे, 5 आर्यन थे, उन 5 में भी पुरु आर्यन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाद में ये पुरु के साथ मिल गए, तो ये भारत और पुरु जब मिले वो बना कुरु। तो एक नया किंगडम बना जिसको कुरु बोला गया, और कुरु भी बाद में शामिल हो गया पांचाल के साथ। इस तरह जो है किंगडम यहां पे बनते चलते हैं, पर वो जरूरी नहीं है, क्योंकि आधे तो माइथोलॉजी में भी है, ऋग्वेदा में उसका जिक्र है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए। पर जो जो आपको यहां पे बताए हैं, जो भी मेन इवेंट्स, वो आपने एज इट इज पढ़ लेनी। ठीक है फ्रेंड्स, आर्यन पीरियड्स के टाइम पे ही कुछ मॉन्क्स थे, कुछ सेजिस थे, ऋषि मुनि थे। हम अभी उनकी जस्ट एक क्विक यहां पे शॉर्ट में हम समझेंगे कि वो ऋषि मुनि कौन थे और हिमाचल से उनका क्या संबंध है। तो अगर हम इस मैप में देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्यन लोग जो है वो यहाँ पे आए, सेटल हुए, पहले सप्त सिंधुआ में, फिर आगे आर्यव्रत रीजन में, देन मध्य देशा, देन दक्षिणापथ। तो जब आर्यन लोग यहाँ रहे, कौन से आर्यन, जो तीसरी वाली ब्रांच थी, इंडो आर्यन जिन्हें बोला गया। तो आर्यन का जो अगर आप ऋग्वेद में पढ़ेंगे, वो पूजा कैसे करते थे, वर्शिप कैसे करते थे। तो कोई टेंपल नहीं है, कोई आइडल नहीं है, उस टाइम ओपन वर्शिप होती है, जिसे हम यजना बोलते हैं। यजना मतलब यज्ञ जिसे बोलते हैं, वैसे वहां पे यजन बोला गया है। और जो यज्ञ करता है मतलब वो तो ऋषि होगा, और जिसके लिए किया जाएगा वो होगा यजमान। जो भी जैसे राजा होगा वो यज्ञ करवा रहा है तो उसे यजमान बोला जाता था। तो इन ऋषि मुनि जो है, इनके बारे में हम समझेंगे कि वो ऋषि मुनि उस टाइम के प्रोमिनेंट कौन है, ऋग्वेदी काल में और उसके बाद जो है लेटर वेदी काल में। तो अब आप सोचो यहाँ पे उस समय के हिसाब से क्राउड है, पॉपुलेशन ज्यादा है उस समय के हिसाब से, और ऐसा आइडियल प्लेस नहीं है कि ऋषि मुनि जो है तपस्वी बने, अपने लिए इस तरह साधना करें। तो वो लोग जो है फिर वो हिमाचल आते थे, हिमाचल भी आते थे, उत्तराखंड भी जाते थे, इसलिए पूरे रीजन को देवभूमि कहा गया है। कश्मीर वाला रीजन है, नेपाल है, लेकिन अभी हम हिमाचल पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हिमाचल की बात करेंगे। तो कुछ उस टाइम के ऐसे सेजिस हैं, कुछ मॉन्क हैं जो आर्यन लोगों से संबंध रखते हैं, और वो इस तरह अपनी तपस्या साधना करने के लिए हिमाचल भी आए थे। तो 3-4 लोग हैं, उन ऋषियों का आपने नाम याद रखना है, और कोई ना कोई प्लेस आज हिमाचल में है जो कि उनके लिए जाना जाता है। जैसे एक मॉन्क है ऋषि
ऋषि मतलब सेज हम इंग्लिश में कहते हैं, ऋषि जमदाग्नि। फ्रेंड्स ये ऋषि जमदाग्नि कौन है? ये आए रेणुका। रेणुका आज सिरमौर में एक प्लेस है, ठीक है। उस टाइम क्या नाम होगा हमें पता नहीं है, लेकिन अब उस प्लेस को रेणुका इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऋषि जमदाग्नि की शादी हुई थी रेणुका देवी से, ठीक है, जो एक आज की डेट में एक गॉडेस हैं और उनको वहां पे पूजा जाता है सिरमौर में। मेला भी वहां पे हर साल एक होता है। तो ऋषि जमदाग्नि और रेणुका देवी से उनकी शादी होगी और उनका जो लड़का होगा उनका नाम होगा परशुराम। तो अभी के लिए आपने ये याद रखना है पेपर में कि ऋषि जमदाग्नि के लिए कौन सा प्लेस हिमाचल में जाना जाता है, दैट इज रेणुका। और ये रेणुका कहां हुआ? सिरमौर में। रेणुका एक फेमस प्लेस है, एक फेमस टेंपल भी वहां पे है, एक जो चिड़ियाघर होता है वो भी रेणुका में है। और इसके अलावा हिमाचल की अगर सबसे बड़ी नेचुरल लेक आपको पूछी जाएगी पेपर में, वो भी रेणुका लेक ही है। तो ये हो गए ऋषि जमदाग्नि। और ऋषि जमदाग्नि का ही जो दूसरा नाम है, इन्हें जामलू देवता भी बोलते हैं। तो ये जामलू देवता जो है ये कहां के डीटी है? मलाना। कुल्लू में एक विलेज है मलाना, शायद आप जानते भी होंगे। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज में मलाना को भी गिना जाता है। तो ये मलाना के जो लोग हैं वो जामलू देवता को मानते हैं और ये माना जाता है कि जामलू देवता जो है वो किसके ही रूप है, मतलब वो जमदाग्नि ही है। तो ये एक हो गए पहले ऋषि जमदाग्नि। दूसरी हम बात करते हैं ऋषि परशुराम। परशुराम के बारे में शायद आपने पढ़ा भी होगा, पहले भी माइथोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा कि कर्ण को भी उन्होंने धनुर्विद्या दी थी और कर्ण को एक शाप भी उन्होंने दिया था। कर्ण जो कि महाभारत का एक कैरेक्टर है, ठीक है, तो उन्हें भी एक शाप दिया था उन्होंने। वो पूरी कहानी क्या है कि कर्ण एक सूत पुत्र था और उसने ये बोला कि मैं एक क्षत्रिय हूं, आप मुझे सिखाइए। उनसे सब कुछ उसने वो धनुर्विद्या वगैरह जो है बाद में थोड़ी बहुत उनसे भी एक्वायर की थी, लेकिन बाद में उन्होंने फिर उसे कुछ श्राप दे दिया था जिसके कारण जो है कर्ण की डेथ भी होती है, ठीक है। कि वो श्राप ये था कि जब बहुत ही जरूरी समय आएगा तब आप अपना मंत्र भूल जाएंगे, जो भी उनका ब्रह्मास्त्र जो भी रहेगा उसका जो याद करने का एक मंत्र होता है वो उसे भूल जाएंगे। तो ऋषि परशुराम का कई जगह जिक्र है। और जब वो गांडी धनुष जब उन्होंने श्री राम ने उठाया तो रास्ते में उन्हें परशुराम मिले थे। ये माइथोलॉजी में आप हर जगह जो है परशुराम का जिक्र पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बस परशुराम कौन है? सेज परशुराम। हिमाचल में किस एरिया से संबंध है? निरमंड, निरमंड कुल्लू, वहां से परशुराम जी का संबंध है। और परशुराम कौन थे? ऋषि जमदाग्नि और मां रेणुका, इनके लड़के थे परशुराम। कुल्लू में निरमंड एक प्लेस है, वहां से इनका संबंध है। तो पहले ऋषि जमदाग्नि, जिन्हें जामलू देवता बोला जाता है, जमदाग्नि रेणुका से एसोसिएटेड है। जामलू देवता मेनली मुलाना के चीफ डिटी हैं, उनके जो मुख्य डिटी हैं, मुख्य देवता हैं, तो वो जामलू हैं। दूसरे हो गए परशुराम, ये कुल्लू में निरमंड प्लेस में। तीसरे जो गुरु हैं वो हैं गुरु वशिष्ठ, जो कि मैंने आपको बताया सूदा के सलाहकार भी थे। तो ऋषि वशिष्ठ के लिए, सेज वशिष्ठ के लिए कुल्लू में कौन सा प्लेस है? वशिष्ठ प्लेस है। प्लेस का नाम ही वशिष्ठ है। ये कहां पे? मणिकरण, कुल्लू। तो तीन गुरु हो गए। और चौथे जो सेज हैं वो है ऋषि व्यास। इनके लिए कौन सा प्लेस है? आज बिलासपुर में एक प्लेस है जिसे कि ब्यास केव बोला जाता है, या फिर ब्यास गुफा जिसे हम बोलते हैं। ये कहां पे है? बिलासपुर में। तो ये चारों जो फैक्ट्स हैं, यहां से सीधा आपको प्री में क्वेश्चन आएगा कि ये गुरु, एक सेज का नाम दिया होगा और वो किस एरिया से संबंधित थे। तो जमदाग्नि रेणुका से, शादी उनकी रेणुका देवी से हुई थी, लड़का उनका परशुराम था। और इन्हीं का एक रूप है जिसे जामलू देवता बोलते हैं। मुलाना जो लोग हैं, मुलाना जो एक गांव है कुल्लू में, उनके चीफ डिटी जामलू हैं। और परशुराम निर्मंड कुल्लू में, वशिष्ठ जो है वशिष्ठ प्लेस है मणिकरण कुल्लू में, जहां पे कि वो वाटर स्प्रिंग भी है एक, जो भी गर्म पानी के चश्मे वश्मे होते हैं। और उसके अलावा ऋषि व्यास, ब्यास केव, बिलासपुर से इनका संबंध है। तो ये लोग क्यों आते थे हिमाचल? मैंने आपको बता दिया। कंपैरेटिवली उस टाइम इस रीजन में पीस थी, पहाड़ थे, नदियां थी। ऐसा ही एरिया जो होता है एक सेज के लिए सुटेबल होता है, जहां पे अपनी साधना और अपना तप कर सके। इसलिए वो लोग यहाँ पे आते थे। उनसे कई कहानियां भी फिर यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, जैसे मैंने आपको रेणुका और ये पूरी इस कहानी का जिक्र किया। तो ये इतना ही है और ये सेज, यहां से आपको प्री में क्वेश्चन बन सकता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर सम अप करता हूं। ये था हमारा लेक्चर 4 और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स थी मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, ताकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप उन्हें समझ सकें। और इसके अलावा अगर आपको ये पूरा टेक्स्ट चाहिए तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि हमारी अपनी एक बुकलेट है HP हिस्ट्री की, खुद कंपाइल की गई है और वो बहुत ही अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पूरे नोट्स आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पूरा वेबसाइट में अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम समझेंगे जो 4 जनपद हैं, औडंबर, त्रिगर्त, कुलुत और कुनिंद। तो एक एक करके उन सबकी बात करेंगे। टिल देन, बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।